सीरीज सर्किट और आर एल सीरीज सर्किट हमने यहाँ पे स्टडी करना है। जैसा कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली आर सी सीरीज सर्किट और आर एल सीरीज सर्किट को स्टडी करना है। इससे पहले अगर हम देखें तो सेकेंड ईयर के अंदर हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जब कभी एसी करंट जो है किसी रेजिस्टर के अक्रॉस उसको कनेक्ट किया जाए तो तब वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन होता है, इन फेज होते हैं। जब हम एसी थ्रू कैपेसिटर लगाते हैं तो इन दैट केस करंट हमारे पास लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, इसके बारे में भी हमें पता है। जब हम एसी थ्रू इंडक्टर लगाते हैं तो हमारे पास वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग करता है। तो इन सारे को हम यहाँ पे पहले आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो सेकेंड ईयर की बुक पे जाके इसको पहले स्टडी कर ले, उसके बाद आर सी सीरीज सर्किट और आर एल सीरीज सर्किट के ऊपर आए। सबसे पहले हम यहाँ पे आर सी सीरीज सर्किट को स्टडी करेंगे। आर सी सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जो कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है, सी मीन एक कैपेसिटर है जो कि ये है, दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं और इन दोनों को हमने एसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस सारे प्रोसेस को हम आर सी सीरीज सर्किट का नाम देते हैं। हम यहाँ पे ये स्टडी करने जा रहे हैं कि जब हम कभी एसी वोल्टेज जिसकी वोल्टेज V है जो कि RMS वैल्यू है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कैपेसिटर और रजिस्टर जो सीरीज़ में लगे इसके क्रॉस से इसको कनेक्ट करते हैं, तो तब वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन होता है। आया कि वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करता है, क्या करता है, इसके बारे में हमने आज यहाँ पे स्टडी करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब एसी थ्रू रजिस्टर होता है तो हमारे पास सेम करंट जो यहाँ पे आएगा, कैपेसिटर के अंदर से भी वही करंट पास करेगा और रजिस्टर के अंदर से भी सेम करंट यहाँ पे दोनों के अंदर से इस तरह से सेम करंट हमारे पास ऐसे फ्लो करेगा। इस करंट को हम यहाँ पे आई करंट का नाम दे देते हैं। चूँकि सीरीज़ में लगे हुए सीरीज़ में करंट जो है वो हर एक के अक्रॉस सेम होता है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उस वोल्टेज को वी आर का नाम दे देते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा इसको वी सी का हम नाम दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है ये आगे डिवाइड होता है वी सी और वी आर में। कुछ पार्ट जो है वो इसका वी का कुछ पार्ट जो है इस कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो जाता है और कुछ इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो वोल्टेज को हम एज अ रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं। इसके अंदर से कैपेसिटर के अंदर से और रजिस्टर के अंदर से करंट सेम पास कर रहा है तो इस करंट को हम रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो इसकी वोल्टेज, इसकी फेजल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि इसकी फेजल जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज और करंट की वो हम यहाँ पे ड्रा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम करंट को देखें तो इसको रेफरेंस अलोंग द एक्स एक्सिस मान लेते हैं क्योंकि कैपेसिटर और रजिस्टर के अंदर से दोनों की वैल्यू सेम है। उसके बाद अगर देखें तो वोल्टेज वी आर ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, जब करंट किसी रजिस्टर के अंदर से पास करता है तो वहाँ पे करंट और वहाँ पे मौजूद जो वोल्टेज है दोनों इन फेज़ होते हैं। तो इस रजिस्टर की जो वोल्टेज है उसको हम यहाँ पे इसके अलोंग इस तरह से वी आर को हम यहाँ पे ऐसे ये वी आर को हम यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कैपेसिटर के अंदर से जब करंट पास करता है तो कैपेसिटर के अंदर से पास होने वाला करंट लीड करता है और वहाँ पे मौजूद जो वोल्टेज ड्रॉप होती हैं वो वहाँ पे लैग करती है। और अगर इस वी सी को यहाँ पे मैं शो करूँ तो हमारे पास वी सी इस डायरेक्शन में आएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि करंट और वोल्टेज दोनों जो है वी सी और आई एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज़ होते हैं और कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे आउट ऑफ फेज़ होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने वोल्टेज की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी थी तो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वी आर ये आ गया और वी सी हमारे पास ये आ गया। हमने तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकाला है, ये यहाँ पे मौजूद इस करंट और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसके क्रॉस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज नहीं है, ये तो हमारे पास वी सी और वी आर है यहाँ हमारे पास। तो हमने किसी तरह से यहाँ पे मौजूद वोल्टेज वी कैलकुलेट करनी है। तो वी वोल्टेज जो है इन दोनों वोल्टेज के सम के इक्वल होता है। तो मतलब हम वी आर और वी सी को किसी तरह से ऐड कर लें तो हमारे पास ये टोटल वोल्टेज वी हमारे पास आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और वेक्टर को ऐड करने के सबसे जो सिंपल मेथड है हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, एक वेक्टर स्टार्ट करते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो वेक्टर ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट वेक्टर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम वी आर को लाइक फर्स्ट वेक्टर मान लें
तो हमने वी सी को इसमें ऐड करना है, तो इसको फिर इसके अंदर जहाँ से इस तरह से फिर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। तो वी आर और वी सी दोनों हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए हैं। एक वेक्टर खुद से ड्रा करते हैं जो कि फर्स्ट वेक्टर से लास्ट वेक्टर के हेड तक जाता है, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। तो ये इन दोनों के वेक्टर के एडिशन की इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा। हमारे पास यहाँ पे करंट भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया। तो जब हमारे पास आरसी सीरीज सर्किट के क्रॉस से एसी करंट पास करता है, तो वहाँ पे वोल्टेज लीड करता है, और सॉरी करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। कितने एंगल पे लैग करता है, वो वोल्टेज इस करंट से थीटा एंगल के ऊपर लैग करता है। तो ये हमारे पास इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर था। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास इसकी अगर v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है या यहाँ पे इम्पीडेंस वगैरह हमने कैलकुलेट करनी है, तो वो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए v, आप ये देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ये इसकी हाइपोटेनस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पैथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, तो वो फार्मूला हमने अप्लाई किया। उसके बाद v इज इक्वल टू स्केयर रूट, ये इसका भी स्केयर है। उसके बाद ये हमारे पास वी आर इज़ इक्वल टू आई आर की इक्वल है, उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई है। उसके बाद वी सी इज़ इक्वल टू आई इंटू आई सी होगा, तो उसकी हमने वैल्यू लगाई है। तो ये पैथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें वी इज़ इक्वल टू आई ऐसे ही रहेगा, आर भी ऐसे रहेगा, इसके स्केयर प्लस ये आई है। एक्स सी हमारे पास इस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट को पास होने के लिए जितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्स सी का नाम देते हैं। तो हम ला वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी की इक्वल है। एक्स सी इक्वल है 1/, ओमेगा सी की इक्वल है, तो आई ऐसे ही रहेगा 1/, ओमेगा सी की हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। दोनों इक्वेशन में इसमें और इसमें आई करंट सेम आ रहा है, दोनों जगह से हम इसको कॉमन ले ले तो ये शुरू में आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला ऐसे आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस करंट को इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये वोल्टेज और करंट आएगा। वोल्टेज ये टोटल वोल्टेज मौजूद यहाँ पे टोटल करंट, तो ये टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड करें तो इस पूरे सर्किट के अंदर आने वाली टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तो आर है, उस कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी का नाम देते हैं। दोनों सीरीज में लगी हुई हैं, तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास इसकी जगह पे हम जो वैल्यू लगाएंगे टोटल रेजिस्टेंस, और किसी सर्किट के अंदर जब रेजिस्टर भी हो रिएक्टेंस भी हो तब हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं। तो ये इसकी जगह पे इम्पीडेंस आ गया। ये इसकी इम्पीडेंस का हमारे पास जो फार्मूला है वो आता है इज इक्वल टू स्केयर रूट आर स्केयर प्लस 1/ओमेगा सी का स्केयर। ये इसकी इम्पीडेंस इज द टोटल आर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन द टोटल सर्किट। तो ये हमारे पास इसकी इम्पीडेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वेक्टर या फेजर रिप्रेजेंटेशन थी इन द टर्म ऑफ वोल्टेज वेव फॉर्म, लेकिन अगर हम इसको रेजिस्टेंस की या इम्पीडेंस वोल्टेज वेव इम्पीडेंस जो है वो इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो यही से हम जो है इसकी सर्किट डायग्राम यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वी आर के अलोंग हमारे पास वी आर जो है ये रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस देखिए तो ये रेजिस्टेंस आर आ गई। वी सी जो है यहाँ पे मौजूद वी सी ये है, और यहाँ पे मौजूद रेजिस्टेंस को एक्स सी का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास वी सी है, ये भी वी सी है। अगर ये एक्स सी है तो ये भी हमारे पास एक्स सी होगा। उसके बाद ये वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जी हमारे पास आ जाएगा, और ये यहाँ पे हम आने वाला एंगल थीटा। तो ये हमारे पास इम्पीडेंस डायग्राम है। इम्पीडेंस डायग्राम को देखते हुए हम यहाँ पे ये जो मौजूद एंगल है, एंगल इज़ द एंगल बिटवीन द लैगिंग एंड लीडिंग एंगल है हमारे पास। वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, इसमें मौजूद ये एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इम्पीडेंस डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ से अगर हम टैन थीटा कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास है टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स ई ओवर आर है। एक्स ई परपेंडिकुलर है, आर हमारे पास बेस है, इसको हमने लिया। तो अगर हम यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, वोल्टेज कितना लैग कर रहा है करंट से, वो थीटा कैलकुलेट करना चाहते हो, टैन इनवर्स एक्स ई ओवर आर आ जाएगा। तो एक्स सी की जगह पे हम वैल्यू लगाएं तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू लगाई, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये एक सारा सर्किट को स्टडी करने से हमारे पास पता चला कि जब हम रजिस्टर को और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा देते हैं तो उस वक्त हमारे पास वोल्टेज लैग करती है और करंट लीड करती है। कितने एंगल से, थीटा एंगल से, और थीटा एंगल की वैल्यू जो है वो आपके सामने है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट में हमारे पास एक रेजिस्टर होता है और एक इंडक्टर होता है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। जैसे कि कैपेसिटर की जगह पे यहाँ पे इंडक्टर आ गया। दूसरी सर्किट डायग्राम बिल्कुल वैसी है। यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स हमने लगाया हुआ है जो कि इसको करंट प्रोवाइड कर रहा है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसके क्रॉस जो करंट पास करेगा, करंट जो है वो सेम ही करंट यहाँ पे पास करेगा। इस करंट को यहाँ पे हम आई मान लेते हैं। इसकी अगर हम फेजर
फेज़र रिप्रेजेंटेशन या इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि करंट दोनों में सेम जा रहा है, इस वजह से लॉन्ग द एक्स एक्सिस हमने करंट ले लिया। और हमें पता है कि करंट जब किसी रजिस्टर के क्रॉस से पास करता है तो करंट और वोल्टेज यहाँ पे मौजूद वोल्टेज वी आर जो है दोनों इन फेज़ होते हैं। यहाँ पे वी आर जो है दोनों देख लें इन फेज़ है, जबकि जब किसी इंडक्टर के क्रॉस से करंट पास करता है तो करंट जो है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। यहाँ पे मौजूद वोल्टेज को वी एल का नाम देंगे तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ वोल्टेज लीड कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे मौजूद करंट आई और इस वोल्टेज के क्रॉस यहाँ पे देखना है, रिलेशन देखना है। ये तो हमारे पास वी एल और वी आर आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वोल्टेज आगे डिवाइड होती है वी एल और वी आर में, तो फिर हमारे पास वी एल और वी आर को जब हम ऐड करेंगे तो तब ये टोटल वोल्टेज आएगी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी आप ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास दो वेक्टर हेड टू टेल रूल से आगे वी आर और वी एल, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है जो कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जाता है, जिसको हम वी वेक्टर का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वोल्टेज जो है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे मैं ये स्टडी करने से पता चला कि वोल्टेज जो है वो इन द केस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट वोल्टेज लीड करता है, जबकि करंट यहाँ पे लैग करता है। कितने एंगल से करता है? थीटा एंगल से। सिमिलरली ये हमारे पास जो इसकी फेज़र रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म ऑफ वोल्टेज, हमारे पास फेज़र रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम यहाँ पे इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई इसके ऊपर करते हैं तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये वी आर होता है इक्वल आई आर के, और इस वी आर के स्क्वायर की जगह पे हमने आई आर पुट किया तो आई आर का स्क्वायर हो गया। ये वी एल इक्वल होता है आई इंटू एक्स एल। एक्स एल इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस इंडक्टर को जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है उसको हमने यहाँ पे लगाया, इसका स्केयर लिया और इस साइड पे स्केयर था, दोनों तरफ स्केयर रूल ले लिया तो इस साइड पे स्केयर रूल बच जाएगा। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे एक्स एल की वैल्यू पुट की तो ये मेगा एल की इक्वल है। यहाँ पे आई सेम था, बाहर हमने कॉमन ले लिया तो वी के नीचे ये आई आके डिवाइड हो गया और वी और आई जो है इम्पेडेंस की इक्वल है। तो इम्पेडेंस का फार्मूला हमारे पास यूँ आ गया। अगर हम इसकी वोल्टेज की फेज़र रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए इम्पीडेंस की फेज़र रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि ये वोल्टेज वी आर था, इसके लॉन्ग जो रेजिस्टेंस है उसको हम ले लेंगे तो इसके लॉन्ग रेजिस्टेंस आर है, जबकि इस साइड पे हमारे पास वी एल है। वी एल के लॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो एक्स एल है, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अगर इन दोनों को वेक्टर हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो वी एल इसको यहाँ पे उठा के लेके आ सकते हैं। तो ये अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करें तो ये आएगा और ये हमारे पास इम्पीडेंस की इक्वल आता है और ये इन दोनों के दरमियान आने वाला एंगल थीटा है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वोल्टेज आर एल सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से और ये कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्टेज की वेक्टर जो डायग्राम थी इसको हमने वोल्टेज से इम्पीडेंस की वेक्टर वेव फॉर्म में इसको लेके आ गए। तो यहाँ पे अगर हम थीटा एंगल कैलकुलेट करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हमारे पास आता है, या tan थीटा इज इक्वल टू एक्स एल ओवर आर आता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल जो है यहाँ पे ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है वो हमने पुट किया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल इक्वल होता है ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर के। तो ये हमारे पास जो है वो एंगल था बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और ये इम्पेडेंस की भी हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इम्पेडेंस आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल रेजिस्टेंस होती है इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो। ये हमारा आज का टॉपिक था जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।